हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 30 जनवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे हम लोग कल के रिवीजन से, उसके बाद आज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे डिटेल करंट अफेयर के साथ। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया 28 जनवरी को। 77वें गणतंत्र दिवस पर कुल 982 कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक दिया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। और राष्ट्रपति जी ने ही जीवन रक्षा पदक श्रृंखला की भी अवार्ड की घोषणा की। 30 पदक दिए गए टोटल 3 सीरीज में। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में अभी भेदभाव को रोकने के लिए विनियमन 2026 जारी किया। ये जाति आधारित जो भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए लागू किया गया था। लेकिन फिलहाल आज की न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अभी कल ये नया अपडेट आया है। ठीक है, फिलहाल 19 मार्च तक इस पर रोक रहेगी। 2012 वाला वही लागू रहेगा। मैंने कल अपडेटेड वीडियो आपको मेन वाले चैनल पर दी है। और अभी विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु विद्युत भंडारण संयंत्र ये चाइना ने बनाया है। ये एयर को कंप्रेस करेगा। महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में पहला शतक लगा है, नेट साइबर ब्रंट ने लगाया है। मुंबई इंडियंस की टीम्स के से खेलती हैं महिला प्रीमियर लीग यानी WPL। रेड लाइन्स रीड्रॉन ये पुस्तक आई है। इस पुस्तक को जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने विमोचन किया है। कई लोगों ने मिल करके इसे लिखा है। इसके अलावा वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार से सम्मानित किए गए डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। प्रसिद्ध भारतीय गायक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा कर दी है। 26 जनवरी 2026 को बीबीसी के पूर्व पत्रकार और भारतीय ग्रुप के ब्यूरो चीफ रहे बीबीसी के मार्क टली, इनका निधन हो गया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ ये सब आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। तो वहां से जाकर आप एमजेटी ऐप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ दी जाती है, तो टेलीग्राम से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अच्छा, आज वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज दिन में आपको पद्म पुरस्कारों पर वीडियो दी जा सकती है। आज मैं कोशिश करूंगा दिन भर में आपको पद्म पुरस्कारों की वीडियो दूं, तो इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये नए वाले चैनल को, क्योंकि अब करंट अफेयर का जो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें आपको चाहिए होती है उस पर वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। भारत में मुख्य शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है। एक तो 30 जनवरी को मनाया जाता है और एक 23 मार्च को मनाया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए था कि भारत में महात्मा गांधी जी के सम्मान में कब मनाते हैं, महात्मा गांधी जी की याद में। तो महात्मा गांधी जी वाला 30 जनवरी को। वैसे अमूमन जब ये शहीद दिवस पूछा जाएगा ना, तो 23 मार्च और 30 जनवरी दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, या तो 23 मार्च देगा या 30 जनवरी देगा। तो 23 मार्च को साथियों भगत सिंह, राजगुरु जी और सुखदेव इनको फांसी दी गई थी 1931 में। इस वजह से उनकी याद में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी 1948 में, 1948 में, इसलिए उनकी याद में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो आज जो 30 जनवरी वाला यानी आज वाला है वो महात्मा गांधी जी की याद में है, इनकी पुण्यतिथि पर मनाते हैं। ठीक है, तो 1948 में नाथूराम विनायक गोडसे ने बिरला हाउस में, कहाँ पर, नई दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा से ये लौट रहे थे, तो उस दौरान इनकी गोली मारकर हत्या की थी। ये बात ध्यान रखना, बिरला हाउस भी कई कई बार पूछा जाता है। तो राजघाट है इनके, जो समाधि स्थल है उसका नाम राजघाट है। और आप देखते हो जब भी कोई बड़ा नेता आता है किसी भी विदेश का, तो उसको सबसे पहले महात्मा गांधी जी को नमन कराने राजघाट ले जाया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और अन्य बड़े नेता जो हैं ये सब श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, आज करेंगे, है ना। 2 मिनट का मौन भी रखेंगे राष्ट्र भर में। और आप जानते हो शहीद दिवस को तो छुट्टी नहीं होती है, लेकिन 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। तो खैर, शहीद दिवस से ही रिलेटेड कुछ और भी दिवस हैं, जैसे 14 फरवरी को पुलवामा जो अटैक हुआ था उसकी याद में हम लोग 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस मनाते हैं। हालांकि ये अभी ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला ये प्रमुख दिवस है महापुरुषों से संबंधित, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लेना, या फिर पीडीएफ आपको भेजी जाती है उस पीडीएफ से भी आप रीड कर लिया करो। ठीक है ना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस संगठन के साथ अपनी पहली व्यापक रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो भारत ने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर सिग्नेचर किया है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है इंडिया और यूरोप के बीच में। ये अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील था, इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड कहा जा रहा है। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है, ठीक है, ऑल ट्रेड डील। तो ये सबकी ट्रेड डील की माता है भाई। क्यों ये सभी डील की माँ है, अभी आप समझ जाओगे। देखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब कि टैरिफ जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ध्यान रहे, ऑलमोस्ट जीरो होगा, मतलब कि कुछ चीज़ों पर लगता है जैसे 98 टू 99% प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिस पर टैरिफ ना के बराबर लगेगा या बहुत ही मिनिमल लगेगा, मतलब कि जैसे 1% लग रहा है या 0.5% लग रहा है, ऐसा हो जाता है। जहाँ पर 10%, 5% या 3% टैरिफ लगा करता था, वो अब इतने पर आ जाएगा। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ईयू से होने पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों? कारण यह है कि देखो, यूरोपियन यूनियन जब बात करते हैं ना, अगर वैसे हम लोग बात करते हैं जैसे पिछले महीनों में हम लोगों ने कई और देशों से किए, जैसे कि यूके से किया हम लोगों ने, यूनाइटेड किंगडम से। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने किया न्यूजीलैंड से किया, ओमान से किया हम लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये जो देश थे, ये एक एक देश थे। यूरोपियन यूनियन जो है ये 27 देशों का एक संगठन है। अब अगर इसमें बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इसमें ही फ्रांस आ जाता है, इसमें ही जर्मनी आ जाता है, इसमें और भी जो भी यूरोपीय देश हैं वो सब आ जाते हैं। यूके नहीं है। यूके से हम लोगों ने अलग ट्रेड डील कर ली हुई है। तो यूके लेकिन यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, वो ब्रेग्जिट हो चुका है। आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने कई बार बताया है, ब्रेग्जिट हो चुका है, ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। तो यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं, लेकिन हम लोगों ने यूके से भी कर लिया और यूरोपियन यूनियन से भी कर लिया। तो यानी 27 देश से एक साथ ही फ्री ट्रेड हो गया अपना, है ना। इसलिए ये वाला ट्रेड डील जो है ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है, क्योंकि एक साथ 27 देशों से हम लोगों ने एफटीए साइन कर लिए। अब आप सोचो, उधर 50% टैरिफ लगाए ट्रंप अमेरिका पर सामान बेचने पर, इधर हम लोग लगभग 30 देशों से, 27 यूरोपियन यूनियन के और 3 ये ओमान, यूके और न्यूजीलैंड, 30 देशों से हम लोगों ने एफटीए साइन कर लिए। बताओ, अगर इनसे 3-3%, 4-4% भी टैरिफ लग रहा था या 5-5% भी यहाँ पर टैरिफ लग रहा था, वो सब 0% हो गया। तो बताओ कि कौन गया फायदे में, ट्रंप या भारत? तो खैर, ट्रंप को करारा झटका लगा है, करारा सबक मिला है, क्योंकि अब सब ने कहा कि भैया बस बहुत हो गया तुम्हारा, क्योंकि सब पर वो तानाशाही थोप रहे थे। और देखो, यही होता है डिप्लोमेसी की, चिल्लाना नहीं है, हो हल्ला नहीं करना है, चुपचाप अपना काम करते रहना है, सब कुछ सारे पहलुओं को देख करके फिर स्टेप बढ़ाना है। अब आज के टाइम पर आप देख रहे होगे सभी देश भारत की इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं कि चुपचाप अपना काम करना शुरू करो। ट्रंप के सामने वो क्यों बड़बोला है, उस वो जो भी कहे उसको बोलने दो, उसको सुनो मत। कनाडा ने जाकर के चाइना में इतनी बड़ी ट्रेड डील कर ली $7 बिलियन की। अब देखो, आज यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर पहुंचे हैं चाइना। उधर अभी फ्रांस भी जो है ये खफा खफा ही चल रहा है। इसके अलावा फ्रेडरिक मर्ज अभी भारत आए थे, भारत से इतनी बड़ी डील हुई, उसके बाद चाइना भी जाएंगे अगले महीने। तो यानी सब देश जो है यूरोपियन यूनियन की, ये चाइना और भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि भाई इधर वाले गुट में ही ज़्यादा फायदा है। अमेरिका तो तानाशाही पर लगा है, अमेरिका को अपना घमंड दिखाने दो, बाद में वो अलग थलग हो जाएगा खुद ही, और उसका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। एक टाइम पर आकर रियलाइज़ होगा कि हम देखो, हम क्या थे, क्या से क्या हो गए। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर इसमें हम लोग बात करें, तो यूरोपियन कारें जो होती हैं, जैसे कि वोक्सवैगन हो गया, मर्सिडीज हो गया, बहुत सारी जो कारें होती हैं वो सब बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी। उन पर 110% का टैरिफ लगा करता था, अब वो टैरिफ घटकर 10% हो जाएगा। तो आप सोचिए कि आधा दाम हो गया, जस्ट आधा, है ना। इसके अलावा बियर, खाने पीने की चीज़ें, शराबें जो जैसे शैंपेन, वाइन्स वगैरह आती हैं फ्रांस से, वो सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो ये इसीलिए मदर ऑफ ऑल डील है, क्योंकि भारत के पास इतनी बड़ी मार्केट और यूरोप के पास इतने बड़े विक्रेता, इतने प्राचीन, इतने पुराने विक्रेता, तो वो सब अब भारत में अपना सामान बेचेंगे, बहुत ही कम प्राइस में भारत को भी मिलेगा और भारत की मार्केट में उनका वर्चस्व बढ़ेगा। अच्छा, तो क्या फिर से हम लोग गुलाम हो जाएंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टैरिफ लग रहा है, ठीक है, भले है, हम लोग का भी तो माल जाकर के यूरोप में बिकता है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और हम लोग जो वहाँ पर सामान बेच रहे हैं उस पर तो ड्यूटी और कम लग रही है, उनके सामानों पर फिर भी हम लोग 2% से 3% तक का टैरिफ ले रहे हैं। मतलब इंडिया को कमाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि इंडिया अभी कमाई नहीं कर रहा है। तो भारत जो है, अगर देखा जाए टोटल
यूरोपीय यूनियन को मिला करके तो 25% अकेले वैश्विक जीडीपी रखता है। भारत चौथी सबसे बड़ी जीडीपी है। अब यूरोपियन यूनियन में जर्मनी है, जर्मनी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, भारत के जस्ट ऊपर। भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना। तो तीसरी और चौथी के बीच में ही हो जाए समझो, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अब यहाँ तो पूरे पूरे 27 देश साथ हो जा रहा है। तो $75 बिलियन के निर्यात में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। भारत ईयू से एफटीए का ये बहुत बड़ा हुआ है, डिजिटल में, एआई में, और मतलब हर चीज़ में, हर क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होगी। इस पर मैं आपको वीडियो भी देने वाला था, और हो सकेगा तो आज दिन में मैं आपको दूंगा ये वीडियो डिटेल में, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ, सब बताऊंगा डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर का कल आखिरी दिन है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया इसको ले लीजिए, अंतिम मौका है, क्योंकि इसके बाद जो है इसके प्राइजेस फिर से वही पुराने पर 99 पर हो जाएंगे, तो आपको फिर लेना होगा उसी प्राइस पर। तो इसलिए अंतिम मौका, इसको चाहिए एमजेटी ऐप से लीजिए, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट करके आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने भारत में पहली बार कौन सा सर्वेक्षण कराया है? तो देखिए, एनएसओ ने अब पहली बार राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण करना शुरू किया है। ये कैसा होगा? ये देखेगा कि घरेलू आय किसकी कितनी है। अब तक आप देखते थे कि वो देखता है कि नेशनल इनकम कैसी है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये सब चेक करता है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय घरेलू आय का सर्वेक्षण किया जाएगा। वैसे कई बार इकोनॉमी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो आप एनएसओ लगाते हो ना। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, और हर बार पूछा ही जाता है। लेकिन अब यही एनएसओ ही राष्ट्रीय घरेलू आय का सर्वेक्षण करेगा, यानी घर पर जा जा करके पूछेगा कि आपकी आय कितनी है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है, कहाँ कहाँ खर्च करते हो, कितना लोन लिए हो, कैसे चुकाते हो, कितना खर्च करते हो किस किस जगह पर, ये सब ये विस्तृत डेटा इकट्ठा करेगा। क्योंकि अब सेंसस होना है, सेंसस हो रहा है, तो इसमें ये सब डेटा भी हो सकता है ऐड किया जाए। तो राष्ट्रीय घरेलू आय का सर्वेक्षण पहली बार हो रहा है भारत में, एनएसओ कर रहा है। 2026 के फरवरी महीने से शुरू होगा, ये बात याद रखना। ठीक है जी। चलिए, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, आप जानते हो कि भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, पीसी महालनोबिस जी की जयंती की याद में। केरल ने किस सूक्ष्म जीव को आधिकारिक रूप से अपना राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित हुआ है बैसिलस सब्टिलिस। बैसिलस सब्टिलिस ये केरल में ही खोजा गया था, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था अगर आपको याद हो तो। केरल में बैसिलस सब्टिलिस खोजा गया था, जो राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया गया है। ये एक लाभकारी मृदा जीवाणु है जो मिट्टी को स्वस्थ बनाने का काम करता है। तो कृषि और स्वास्थ्य में ये सहायक होता है। जैव प्रौद्योगिकी और प्रोबोटिक्स में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसलिए इस सूक्ष्म जीव को केरल ने बैसिलस सब्टिलिस को अपना राजकीय सूक्ष्म जीव घोषित कर दिया है। देखो, बैक्टीरिया बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभकारक होते हैं। तो ये ऐसा बैक्टीरिया है जो लाभकारक है, मतलब मिट्टी, पानी, भोजन, मनुष्य, पशुओं, इनकी आंत में ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और कृषि में, खेती में ये काफ़ी लाभ प्रदान करता है। केरल आया है, केरल देखो आप मैप में, यहाँ पर मिलेगा आपको। ये कर्नाटक से और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर करता है, केवल 2 राज्य से। 14 जिले हैं, 140 विधानसभा में सीटें हैं, 20 लोकसभा में और 19 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। पिनराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से सीएम है, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। झीलों की बात करें तो वेबनाड कायल झील है, इडुक्की वन्य अभयारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये बहुत पूछा गया है, पेरियार वन्य अभयारण्य भी है, पलक्कड़, थामासेरी ये प्रमुख दर्रे हैं, कथकली, मोहिनी अट्टम, कालियट्टम ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, पूछे जाते हैं। अगला, महिलाओं के लिए भारत का पहला सरकारी रजो निवृत्त क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो महिलाओं के लिए पहला सरकारी रजो निवृत्त क्लिनिक महाराष्ट्र राज्य में खोला गया है। ये पहला है इंडिया में इस प्रकार का, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये उद्घाटन हुआ है। अच्छा, इसकी शुरुआत जो है वो मकर संक्रांति के अवसर पर की गई, तब उप मुख्यमंत्री जी भी थे। आप जानते हो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का भी निधन हो गया है, उनका प्लेन क्रैश हो गया है ना, चार्टर प्लेन जो था वो क्रैश हो गया, और उसमें उनके समेत 5 लोगों की डेथ हो गई है। अभी मैं लास्ट में वो क्वेश्चन बताऊंगा। तो खैर, भारत में महिलाओं के लिए पहला सरकारी रजोनिवृत्त या मोनोपाज क्लिनिक होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र की स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेघना बार्डेकर ने इसकी शुरुआत की हुई है। ठीक है, इसमें हार्मोनल जांच, हड्डी और हृदय स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग वगैरह की जाएगी फ्री में। तो देश का पहला पहले है, तो इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए यहाँ से। और वैसे तो मैं कई बार आपका करा चुका हूँ, लेकिन आज एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, कई दिन हो गए हैं। तो भारत का पहला राज्य जिसने राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया केरल हुआ।
भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र गुजरात के साणंद खूरज में स्थापित किया गया। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खुल रहा है। पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना अंडमान सागर में शुरू की जाएगी। तमिलनाडु में भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क खुलेगा और वहीं पर भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू होगी। भारत की पहली सरकारी एआई क्लिनिक ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स में होगा और भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर वॉक्सल ग्रेड ने शुरू किया है। रोलिंग बजट मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ही राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर। गोरखपुर में पहला वन विश्वविद्यालय और वन जीव सुरक्षित सड़क मध्य प्रदेश में। वाराणसी में पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल नौका। अगला, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो देखिए, वर्ष 2026 को कृषि वर्ष या एग्रीकल्चर का ईयर घोषित कर दिया है मध्य प्रदेश ने। वैसे भी मध्य प्रदेश के जो पूर्व सीएम हैं मामा, ये वर्तमान में कृषि मंत्री भी हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री। खैर, 18 साल ये सीएम भी रहे थे मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि को डेडिकेट कर दिया है, कृषि वर्ष घोषित कर दिया गया है। इसमें किसानों का उत्थान किया जाएगा, कृषि का विकास किया जाएगा और नई तकनीकी को, इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि का बजट भी बढ़ाया जाएगा। तो समृद्ध किसान समृद्ध राज्य की थीम के तहत ही किया जा रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस पर वहाँ के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल जी, इन्होंने भोपाल में इस बात की घोषणा की है। अब देखा जाए अगर ना, राज्यपाल जी ने बताया कि 2002-03 में कृषि के लिए 600 करोड़ का बजट रखा जाता था मध्य प्रदेश में। आज वो बजट 2024-25 में बढ़कर 27,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। आप सोचो, 600 करोड़ कहाँ कहाँ 27,000 करोड़। तो राज्यपाल ने बताया कि 259 मंडियों में ई मंडी योजना चल रही है। 40 लाख किसान इससे रजिस्टर्ड हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना भी चल रही है। ये मध्य प्रदेश स्पेशल जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एमपीपीसीएस हुआ या एमपी से रिलेटेड, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है डेटा सब। अगला, विक्टोरिया बेकहम को किस देश में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो विक्टोरिया बेकहम को अभी नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया फ्रांस में। फ्रांस में ये अवार्ड इनको दिया गया है। इनको फैशन और कला में इनके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ही फेमस फैशन डिज़ाइनर हैं, एक्ट्रेसेस भी हैं, इसके अलावा टीवी पर भी रहती हैं, गायिका भी हैं। तो इसलिए इनको सम्मानित किया गया इनके काम के लिए। ठीक है, तो फ्रांस में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स मिला है और इस मशहूर हस्तियों में ये भी शामिल हो गई जो ये अवार्ड पाए हुए हैं। विक्टोरिया कैरोलिन जो है लेडी बेकहम के नाम से भी ये जानी जाती हैं। 1957 से अवार्ड दिया जा रहा है। अगला, किस राज्य ने अपने नागरिक कानूनी ढांचे में सुधार करते हुए समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आया था ना, उसी में अमेंडमेंट किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 लागू किया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया है और उस अमेंडमेंट को भी अब लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये स्टेप लिया गया। आप जानते हो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने अपने विधानसभा में बाकायदे बिल पारित करके, पेश करके, उसे पास करवा करके पहली बार लागू किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। वैसे तो देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कानून बन गया है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो ये है। और किस राज्य में पहले से ही लागू है? तो आप बताएंगे गोवा में। गोवा में पहले से लागू है, वो आज़ादी के पहले से लागू है, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगालीज ने ही अपने टाइम पर वो लागू करवाया था। तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में तो चल रहा था पहले से। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जिसने लागू किया बाकायदे इस पर बिल वगैरह ला करके। लेकिन अब उसमें कुछ और छोटे मोटे सुधार करके एक बार फिर से अमेंडमेंट यानी कि संशोधन लॉन्च किया गया है। तो आप जानते हो जब भी कोई चीज़ आता है तो पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रहता है, फिर उसके बाद फिर उस पर लागू किया जाता है, फिर उसमें कुछ बैकलेस आता है, कुछ सुधार की आवश्यकता होती है, तो उसको फिर से सुधार करके संशोधन लागू किया जाता है। तो ये वाला जो है वो 2024 में जो आया था अध्यादेश, उसी में संशोधन करके 2026 में लागू किया गया है। क्लियर? तो इसमें विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, उत्तराधिकार ऐसे मामलों के लिए स्पष्ट और प्रभावी नियम शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जाएगा कि पहला राज्य कौन है जिसने लागू किया यूसीसी, तो आप बताना कि उत्तराखंड। अच्छा, एक और चीज़, अगर भारत में है, संविधान में है, संवैधानिक चीज़ है, तो किस अनुच्छेद में है ये पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 44 याद रखना, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 44, ठीक है, याद रहना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए। और अनुच्छेद 44 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अगला, मशरूम की नई प्रजाति हेमिलिसेनम इंडिकम, इसकी खोज की गई है। हेमिलिसेनम
इंडिकम। इसकी खोज भारत के किस राज्य में की गई? तो ये खोजा गया है उत्तराखंड में। अगेन उत्तराखंड आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड में ये हेमिलेसिनम इंडिकम नाम का मशरूम खोजा गया। मशरूम तो आप पहचानते हो ना, इस प्रकार का होता है। तो इस मशरूम को खोजा गया है। ये समृद्ध कवक जैव विविधता का एक नया उदाहरण है। तो ये मशरूम 2600 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसको भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, सेंट जेवियर्स कॉलेज झारखंड और टोरिनो यूनिवर्सिटी इटली, इसके रिसर्चर्स की टीम ने खोजा हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या है? हेमिल लिसिनम इंडिकम एक बॉलेट मशरूम है। इसकी सतह पर गिल्स के स्थान पर छिद्र होते हैं। इसकी टोपी बैंगनी भूरी होती है, परिपक्व होने पर चमड़े जैसी भूरी हो जाती है। ये ओक के पेड़ों के साथ एक सहजीवी संबंध बनाकर जंगल के स्वास्थ्य में सहायता करती है। ठीक है, तो ये जो खोज हुई है इसको अभी नार्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में पब्लिश किया गया है, हेमिलिसेनम इंडिकम। ठीक है, इंडिकम यहाँ से इंडिया से लिया गया है, इसलिए आपको इंडिकम दिख रहा है क्योंकि इंडिया में इसकी खोज हुई है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 13 जिले लेकर, आज भी 13 जिले ही हैं यहाँ पर, और ये अलग हुआ था 9 नवंबर को सन 2000 में। ठीक है, देहरादून इसकी राजधानी है, गैरसैंण इसकी समर कैपिटल है और देहरादून विंटर कैपिटल है। उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल, सप्तऋषि ताल, माताताल, राकसताल ये सभी हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका अब नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, ये भी याद रखना। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, सबसे पुराना। ठीक है, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। राजाजी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। माना, नीति, लिपुलेख 3 प्रमुख दर्रे भी हैं। चपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। 13 जिले, विधानसभा में 70 सीटें, 5 लोकसभा में और 3 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से यहाँ से सीएम है और गुरमीत सिंह जी यहाँ के गवर्नर हैं। अगला, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया? अभी मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे अजीत पवार, इनका अभी विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। इनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। 5 लोग सवार थे, 5 के 5 सबकी डेथ हो गई। अजीत पवार जी ये 6 बार के डिप्टी सीएम थे। ठीक है ना, महाराष्ट्र के। ये सीएम नहीं बन पाए लेकिन डिप्टी सीएम 6 बार रहे। तो ये, और इनकी जो पार्टी थी एनसीपी, उस पार्टी से ये अपना गुट अलग कर लिए थे। ठीक वैसे ही जैसे सिंधे गुट बन गया था शिवसेना से अलग होकर के, ऐसे ये भी शरद पवार की पार्टी से अलग हो गए। शरद पवार के वैसे ये भतीजे हैं। ठीक है, शरद पवार आप जरूर उनका नाम सुने होंगे। तो महाराष्ट्र में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ब्लैक बॉक्स वगैरह हालांकि मिल गया है, लेकिन वो सब जांच का विषय है। इनके बारे में जानते हैं। तो ये एनसीपी अजीत पवार गुट के थे, मतलब इनकी पार्टी का नाम एनसीपी था लेकिन इनका एक अलग गुट था। मेन वाला एनसीपी जो था वो शरद पवार वाला गुट था। और 1959 में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में ही। शरद पवार के भतीजे थे। 6 बार के ये डिप्टी सीएम रह चुके हैं। पहले वित्त मंत्री और योजना मंत्री भी इससे पहले ये रह चुके हैं। 1991 में बारामती से पहली बार विधायक थे और बारामती में ही इनका प्लेन क्रैश हुआ, मतलब अपने ही होम उसमें जा रहे थे कुछ स्पीच वगैरह शायद देने। तो खैर, ये फायर ब्रांड नेता के नाम से भी जाने जाते थे। तो इनका निधन हुआ है। पिछले दिनों में जो प्रमुख निधन है उनका यहाँ पर लिस्ट है, मैं आपको कल बता चुका हूँ, तो इसलिए आज आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन थे ये आज। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा। ब्रह्मास्त्र बुक जाकर के एमजेटी ऐप पर लीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था कला के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से इस बार किसे सम्मानित किया गया। इन ऑप्शंस में से धर्मेंद्र देओल को सम्मानित किया गया। विश्व सीमा शुल्क संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। दूसरा, अरिजीत सिंह सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक सिंगर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब पाए थे। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।